मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में शब्द और पद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था शब्द के वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के भेद। जिसमें हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हमने पढ़े थे कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव होता है, वे होते हैं विकारी शब्द। तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में, जो कि एक विकारी है, मतलब जिसमें कि बदलाव हो जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा होती है किसी का भी नाम, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, या फिर कोई भी वस्तु हो, कोई भी हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, तो उसी को बोलते हैं संज्ञा। यहाँ जो भी हमारे आसपास जो भी है, जो भी हम देखते हैं, सभी को उसके नाम से पहचानते हैं, तो उसे ही कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होगी, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या हो गई? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी जो व्यक्ति है, इसमें किसी का भी नाम हो सकता है। ये होता है व्यक्तियों के नाम, जैसे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम ले लें हम, जैसे सचिन, महात्मा गांधी, रमेश आदि। मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, वो होता है संज्ञा। प्राणी का हम लेते हैं, प्राणी के नाम। तो इसमें आप कोई भी प्राणी हो, चाहे छोटा सा कीट पतंगा हो, कोई भी हो, सभी किसमें आते हैं? प्राणियों में। तो प्राणी में हो गए, मान लो तितली है, मछली, हाथी, घोड़ा, ये सब किसमें आ गए? प्राणियों में। अब है वस्तु। वस्तु के नाम जैसे कलम, पंखा, चाकू, दरवाजा, ये सभी हो गए वस्तुओं के नाम। स्थान में भी चाहे किसी भी विशेष स्थान का नाम हो, चाहे किसी देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, या किसी भी छोटे से स्थान का नाम हो, सभी किसमें आएंगे? स्थान के नाम में। जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा आदि। फिर है भाव के नाम। अब भाव जो होते हैं, इसमें सभी आते हैं, गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं।
अवस्था भी आती है, बुढ़ापा भी, मतलब जो भी है दिशाएं भी आती है, दशा सॉरी। तो भाव में कौन कौन से आ गए? ईमानदारी, ये गुण हो गए हमारे। सच्चाई, बुढ़ापा, प्रसन्नता, ये सब हो गए भाव के नाम। तो ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम हो, सचिन है, महात्मा गांधी है, रमेश है। प्राणियों के नाम है तितली, मछली, हाथी, घोड़ा। वस्तुओं के नाम है कलम, पंखा, चाकू, दरवाजा। स्थान के नाम है जयपुर, दिल्ली, आगरा। भाव के नाम है ईमानदारी, सच्चाई, बुढ़ापा, प्रसन्नता। तो ये सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। मतलब इन सभी नामों को हम जानते हैं संज्ञा के नाम से। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। अब इन्हीं सभी नामों के आधार पर जो ये बताए गए हैं, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, इन सभी नामों के आधार पर इसके जो भेद हैं वो बताए गए हैं। अब इनके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं इसके भेद? अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद तीन होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब ये जो है तीन भेद इसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा है, इसके दो भेद और है। पहला है समूहवाचक, और दूसरा है द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातीय संज्ञा जो है इसके दो भेद और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम पढ़ेंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें मतलब व्यक्ति और वाचक संज्ञा। तो ये क्या हो गया कि किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, चाहे वो स्थान हो या किसी व्यक्ति का नाम हो। वाचक का होता है बताने वाला, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब वाचक का होता है बताने वाला, मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो आप, कि रमेश बाजार जा रहा है, तो इसमें रमेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और आगरा में ताजमहल है, तो आगरा क्या हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इनको उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी का विशेष व्यक्ति का नाम देख ले हम, जैसे हमने पहले देखा था अभी, रमेश, सचिन। और किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का नाम देख ले, दिल्ली,
आगरा। किसी भी नदी विशेष का नाम हम लेते हैं, गंगा, यमुना। तो इससे क्या हो रहा है कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध कराती है, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न करवाकर पूरी जाति का बोध कराए, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न करवाकर संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण, एग्जाम्पल हो गए हमारे, देखते हैं उदाहरण। जैसे अभी हमने पढ़ा था नाम, रमेश, सचिन, ऐसे ही हम देख लें बालक, लड़का, लड़की, देश, नदी, जानवर। तो ये सारे शब्द जो है वो किसका बोध करवा रहे हैं? संपूर्ण समूह का बोध करवा रहे हैं। किसी विशेष का नाम न बताकर पूरे संपूर्ण सब जानवर, कोई सा जानवर हो सकता है, तो संपूर्ण समूह का बोध करवा रहे हैं, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें भी मतलब किसी गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध करवाए, वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या पढ़ा हमने कि किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो ये भाववाचक संज्ञा होती है, मतलब इसमें जो गुण आते हैं, दशा आती है, अवस्था आती है, इन सभी को हम महसूस कर सकते हैं। सिर्फ इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उसको उदाहरण देखते हैं हम। गुण देखें, गुण कौन से होते हैं? ईमानदारी, सच्चाई। इसमें अवगुण भी आ सकते हैं, जैसे बेईमानी। ठीक है। और अवस्था है, अवस्था में क्या आएगा? जवानी, बचपन, बुढ़ापा। ऐसे ही दशा, दशा में आएगा
अमीरी, गरीबी, ये सब किसमें आ गए? दशा में। भाव है कि खुशी का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, भाव में प्रसन्नता आ गया, प्रसन्नता, खुशी, तो ये सब किसमें आ गए? भाव में। तो ये सभी जो होते हैं गुण, अवस्था, दशा, भाव, ये सभी क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो ये सभी क्या किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। जातिवाचक के जो दो भेद हमने देखे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वैसे ही जाति संज्ञा के मुख्य तीन ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनके बारे में और देख लेते हैं हम, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहला है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है कि संपूर्ण समूह का बोध करवाने वाले शब्द, वो होते हैं समूहवाचक। जैसे मान लो कोई भी है, एक जैसी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको एक जगह हमें मिल जाए तो हम उसे कोई नाम दे देते हैं। जैसे भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी एक जगह मिल गए तो जैसे हो गए कि छात्रगण, मंत्री हैं, मंत्रीगण, दल, भीड़, परिवार, ये सभी किसमें आ गए? समूहवाचक में। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वो होते हैं समूहवाचक। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के संपूर्ण समूह का बोध होता है, वो होते हैं समूहवाचक। जैसे इसमें क्या हो गया? भीड़, परिवार, छात्रगण, मंत्रीगण। तो ये क्या करा रहे हैं? ये सभी शब्द किसका बोध करवाते हैं? संपूर्ण समूह का बोध करवाते हैं। तो ये हो गए समूहवाचक संज्ञा। और ये किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? ये जो शब्द है द्रव्यवाचक, ये किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध करवाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोई भी सोना है, चांदी है, घी है, तेल है, सभी किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे घी, तेल, ये सब इसमें आ गए, द्रव्य में आ गए। और पदार्थ जैसे मान लो सोना, चांदी, तांबा, तो ये सभी क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो अभी मैंने पढ़ा समूहवाचक जो कि संपूर्ण समूह का बोध करवाते हैं, द्रव्यवाचक जो कि किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। घी, तेल, सोना, चांदी, तांबा आदि। अब जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं, और कई होते हैं जो कि जातिवाचक में आते हैं लेकिन व्यक्तिवाचक का बोध करवाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं एक बार उसके उदाहरण कैसे होंगे।
जैसे हम देखें कि एक एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं कि हर घर में विभीषण नहीं होते। यहाँ पे जो विभीषण आया है ये किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का बोध करवा रहा है, लेकिन जो ये वाक्य है इसके आधार पर ये विभीषण है वो किसका बोध करवा रहा है, जाति का बोध करवा रहा है। मतलब यहाँ विभीषण जो आया है किसी व्यक्ति विशेष के लिए न आकर एक आदत के रूप में आया है कि विभीषण, हर घर में विभीषण नहीं होते। तो इस प्रकार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का भी रूप ले सकती है। ऐसे ही जातिवाचक का जो है व्यक्तिवाचक में हो सकता है। जैसे शास्त्री जी ईमानदार थे। तो अब शास्त्री जी, अब शास्त्री तो कोई भी बन सकता है, कोई भी पढ़ लिख कर शास्त्री बन सकता है, लेकिन यहाँ जो शास्त्री आया है वो किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है। तो ये जो जातिवाचक का उसे बोध करवाती है, लेकिन ये किसके लिए आ गया, व्यक्तिवाचक के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए। तो ये किसका बोध करवा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवा रही है। ऐसे ही भाववाचक है कि जो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, उससे भाववाचक भी बनता है। जैसे लड़का है, लड़का जातिवाचक है तो इससे भाववाचक क्या बन गया, लड़कपन। बच्चा है, बच्चा से क्या बना, बचपन। तो इस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक भी बन सकता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद हमने पढ़े, के बारे में पढ़ा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।